अवगत कराता है कि हमें किसी भी चीज को जानने के लिए अष्टक वर्गा को कैसे यूज कर सकते हैं। किसी की रिचनेस जानने के लिए, अपनी अवस्था देखने के लिए, बुढ़ापे में, युवावस्था में या बचपन में कौन सा पार्ट हमारा कैसा रहेगा। अब अगर यहां पर देखें तो अष्टक वर्गा में ऐसे ही कुछ सूत्र और हैं जो अभी सेशन स्टार्ट होने से पहले मैं मानसी मैम से डिस्कस कर रहा था, इनकी क्वेरी थी। अगर कल हमने सर्वाष्टक को ढंग से पढ़ा और हमने उसमें ये चीज देखा कि हमें आज ज्यादा मेहनत से कम लाभ हो रहे हैं, तो हमें उसको, कुंडली को रोटेट करके हम उस जगह से कमाई का साधन देख सकते हैं जहां हमें कम मेहनत से ज्यादा लाभ हो। लेकिन हमने इसमें प्रैक्टिस ना करते हुए जिसका अभाव देखा, उस चीज को लेके मैं आपको और चीजों को थोड़ा सा एक्सप्लोर करके बता। जैसे हर कुंडली में लगन से आठवां घर जो होता है दैट इज 8th हाउस। अब अगर किसी व्यक्ति की पत्रिका में लगन में 25, 26, 27, 28 ऐसे पॉइंट्स हैं और आठवें घर में 30, 35, 40 इस तरह के पॉइंट्स हैं, तो यहां से आपको एक पिक्चर निकल के ये आएगी कि इस व्यक्ति की जो प्रॉब्लम्स हैं दैट इज बहुत हाई रहेंगी। ऐसे ही जब आप देखोगे किसी व्यक्ति की पत्रिका में पांचवें घर में पॉइंट्स जो हैं वो ज्यादा हैं, 30, 30+, 30+ है, अबव है, तो आप क्या बोलोगे कि ये घर स्ट्रांग है या वीक है? स्ट्रांग है। बट जब आप फिफ्थ हाउस को देखोगे कि ये कौन से घर से आठवां बनता है, कौन से घर से बनेगा? 10th हाउस से पांचवां घर आठवां बनता है। हमारी पीड़ा लगन से आठवां घर, और हमारे प्रोफेशन की पीड़ा 10वें घर से पांचवां घर। 10वें घर से आठवें पे जाएंगे तो फिफ्थ हाउस आ जाएगा। और अगर किसी के 10th हाउस में पॉइंट्स कंपेरेबल टू फिफ्थ हाउस कम है, यानी कि 10th हाउस में पॉइंट्स हैं 25, 30 इस तरह से, और फिफ्थ हाउस में पॉइंट्स हैं 35, 40, तो उस व्यक्ति को अपने प्रोफेशनल करियर में अनस्टेबिलिटी का सामना करना पड़ेगा। ऐसे ही जब भी आप सर्वाष्टक वर्ग को पढ़ोगे तो आप हर घर को विद रिस्पेक्ट टू द 8th हाउस 6, 8, 12 के माध्यम से जरूर पढ़ोगे। सपोज फिफ्थ हाउस में किसी के 25 पॉइंट है और 12th हाउस में किसी के 35 पॉइंट है। अब फिफ्थ से 12th काउंट करोगे तो फिफ्थ से 12th कौन सा हाउस बनेगा? 8th हाउस। तो वहां पर क्या एक्सपेक्ट, आप क्या बोलोगे, क्या इंटरप्रेट करोगे कि या तो संतान को प्रॉब्लम आएगी या संतान से प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आठवां घर पीड़ा का है। ऐसे ही छठे घर को आप देखोगे, और अगर किसी के और अगर किसी के 6th हाउस में सबसे सर्वाधिक पॉइंट है, 6th हाउस में किसी के सर्वाधिक पॉइंट है, 40 पॉइंट, सपोज हाइपोथेटिकली सोच लीजिए 40 पॉइंट है, तो छठा घर कौन से घर से 11वां बनता है? आठवें से। इसका मतलब वो व्यक्ति इसका मतलब वो व्यक्ति आठवें घर को यूज करेगा तो उसको लाभ होगा, यानी कि वो व्यक्ति एक अच्छा सर्वगुण संपन्न एस्ट्रोलॉजर बन सकता है, जिसके 8वें से 11वें में लाभ आ रहे हैं। पॉजिटिव रह के सोचोगे, कैलकुलेशन को इस हिसाब से करोगे, तो आपको अष्टक वर्गा आपके हर पहलू का जवाब बहुत आसानी से दे देगा, बहुत आसानी से दे देगा। अब ऐसे ही अगर मैं कहूं किसी के लगन में 27 पॉइंट है और 7th हाउस में 35 पॉइंट है, तो समझने वाले समझ गए, जो नहीं समझे अभी भी सोचो। डोमिनेट कौन करेगा? आपका सामने वाला, आपका पार्टनर। किसी के लगन में 40 पॉइंट है और 7th हाउस में 30 पॉइंट है, आप डोमिनेट करोगे अपने पार्टनर को। सिंपल सा फंडा है। अब कोई पूछने आता है कि बताओ जी हमारे घर में शादी होने वाली है बेटे की या बिटिया की, स्पेशली बिटिया के केसेस में आएंगे, तो बिटिया के केस में कैसा होगा बताइए, चेक कर लो, बहुत आसानी से समझ में आ रहा है।
बहू आने वाली है, सास के साथ कैसी बनेगी? सास के साथ विद रिस्पेक्ट टू पार्टनर, उसका फोर्थ हाउस चेक करोगे तो 1 और 9 का बन जाएगा संबंध। पहले लगन में कितने हैं, 9th में कितने हैं, सासू माँ के साथ कैसी बनेगी, कौन डोमिनेट करेगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब ये वो पहलू है जो कहीं लिखे हुए नहीं है, लेकिन अगर आप अपने रिश्तों के बारे में, कोई आपके पास आता है और पूछता है ये क्वेश्चंस, तो आप अष्टक वर्गा से इसका सब जवाब लॉजिकली और करेक्ट दे सकते हैं। इतना सक्षम है ये अष्टक वर्गा। तो नाइन्थ को देखेंगे मदर इन लॉ के लिए, पार्टनर की मदर तो सर उसके फोर्थ हाउस यानी कि टेंथ में। टेंथ 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 है। हाँ सॉरी, वो 10th वो सॉरी, गलती से नाइन्थ बोल दिया हमने। सॉरी माय मिस्टेक, 10th। एक ओके सर, मुझे नहीं, कंफ्यूजन हो इससे ना मुझे बल मिलता है कि सभी लोग जो है वो जाग रहे हैं, इनकलाब जिंदाबाद, गया, सॉरी। इसलिए। कोई बात नहीं, मेरी मिस्टेक थी। तो यहां पर जब आप देखोगे ना, तो एक्चुअली वो फादर इन लॉ को बनते हैं, तो अगर हम फादर इन लॉ को देखेंगे तो वहां से ऐसे 9th बन जाता है, मेरे को दिमाग में वो चीज है। तो सभी रिश्ते जितने भी है ना रिलेटिव्स के, जहां पे आपके सामने इस तरह के प्रश्न आते हैं, तो वहां पर आप अष्टक वर्गा की मदद से बता सकते हो। अब इसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट और आता है कि आपकी लाइफ में ना, हालांकि हमने कवर किया है, बट इसके मैं शब्दों को थोड़ा सा और बयान कर देता हूं। कल हमने चंद्रमा के भिन्नाष्टक को देखा था। अब चंद्रमा किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है आपके मन को, योर माइंड। अब आपकी लाइफ में दो तरह के लोग आते हैं, एक एनर्जी सकर और एक एनर्जी गिवर। बस आपके इर्द गिर्द कौन है, आपका मित्र मंडल जो है, उसकी कुंडली उठाओ, अपने चंद्रमा के भिन्नाष्टक में देखो कि आपको चंद्रमा के भिन्नाष्टक में सबसे कम पॉइंट किस किस राशि ने दे रखे, किस किस प्लेनेट ने दे रखे, और जिस जिसका चंद्रमा उस राशि में होगा वो आपके लिए एनर्जी सकर है। अवॉइड देम। पार्टनर का मत देख लेना, बाकी सब ठीक है। तो यहां पर जो चीजें हैं, यहां पर चीजें आपको आपकी लाइफ को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में डालने के लिए बहुत हेल्पफुल है। आपने किसी का भी, अपने कोई पार्टनरशिप करने जा रहे हैं, आपने देखना है कि पार्टनरशिप के अंदर बिजनेस पार्टनर है, उसके साथ कैसी बनेगी। उठाओ उसकी कुंडली और चंद्रमा के विनाशक देखो क्या कहता है, आपको चीजें समझ में आ जाए। ऐसे ही हमने जब सूर्य का विनाशक पढ़ा था, तो सूर्य के विनाशक में हमने क्या चीज पढ़ी थी कि कौन सा शिवलिंग हमें हमारी एनर्जी से कनेक्ट होके हमें एनर्जी दे सकता है। ऐसे ही चंद्रमा के लिए, चंद्रमा कौन है? सन एंड मून जो है वो दो एनर्जी है, मेल एंड फीमेल। सन अगर शिवलिंग है तो मून क्या है? मून है देवी, प्रकृति। चंद्रमा ने भिन्नाष्टक में जिस राशि में आपको सबसे ज्यादा पॉइंट्स मिले हैं, उस डायरेक्शन में जो पवित्र नदी बहती है, उस नदी में जाकर स्नान करने से आपको उस देवी के फल मिलेंगे। ये कुछ चीजें थी, कल रह गई थी तो मेरे को आज ध्यान में आई, तो मुझे कहा आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत जरूरी है। कल हमने प्रॉपर्टी को लेके पढ़ा था। उस प्रॉपर्टी में एक चीज और आती है कि हमारे लिए, हमने कल पढ़ा था डायरेक्शन कौन सी अच्छी है, बट अगर किसी व्यक्ति ने प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आपके पास व्यक्ति आया, मुझे प्रॉपर्टी खरीदनी है, कौन सा ग्रह आपके सामने आता है प्रॉपर्टी को लेकर? मंगल। 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 आप मंगल के विनाशक देखोगे, जिस राशि समूह में उसको सबसे ज्यादा पॉइंट्स मिले होंगे, उस डायरेक्शन की प्रॉपर्टी उसके लिए बेस्ट है। वहां पे जाकर वो अपनी प्रॉपर्टी परचेज कर सकते। इसी तरह से आपको शुक्र के विनाशक से विवाह के बारे में जाना जाता है। व्यापार, आपको व्यापार के अंदर, अपनी डीलिंग्स के अंदर, डीलिंग्स क्या होती है? कोई मीटिंग करने जाना है आपने, और उस मीटिंग के लिए आपको एक अच्छे मुहूर्त का चयन करना है। आप पंडित जी को फोन करोगे, पंडित जी कहेंगे जी मैं अभी ट्रेवल कर रहा हूं, पंचांग नहीं है,
कैसे देखोगे? मीटिंग कौन सा प्लेनेट है? मरकरी। मरकरी का भिन्नाष्टक देखोगे। इस समय पर मरकरी कौन सी राशि में गोचर कर रहा है, उस राशि को देखोगे, उसमें भिन्नाष्टक में कितने पॉइंट्स मिले हैं। उस पॉइंट के अनुसार आप अपनी मीटिंग तय कर सकते हो कि ये मुहूर्त सही है, जब वो राशि बदलेगा ये तब सही है। बस। समझ के बात को? चीज समझ में आ रही? कनेक्ट कर पाओगे? बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारे टूल्स हैं आपके पास। सिर्फ आपको अपने माइंड सेट को रखना है कि हम उस माइंड सेट के अंदर अपनी चीजों को एक ऑर्गेनाइज वे में रखें कि इस समय पर ये क्वेश्चन आ रहा है तो किसको यूज करना है। डिविजनल चार्ट को यूज करना है, राशि तुल्य नवांश को यूज करना है, लगन चार्ट को यूज करना है, यहां में अष्टक वर्ग को यूज करना। सिर्फ आपको जजमेंट के लिए अपने माइंड में ये सब चीजें रखनी पड़ेंगी कि टेक्निक्स हमारे पास कितनी कितनी, कौन कौन सी टेक्निक। और कुछ पॉइंट्स मैंने नोट किए थे, अगर हम बात करें तो एक और पॉइंट्स की बात थी, जुपिटर का भी है। हाँ, एक चीज जो हम लोग सभी सोचते हैं ना कि भाई किसी के घर में जब कोई एक नया जीव जन्म लेता है तो व्यक्ति पंडित जी के पास जाता है, पंडित जी इसकी कुंडली देख के बताओ कैसी रहेगी। ऐसा भी है या सिर्फ ऐसे ही इस धरती पे ऐश लेने आए हैं? तो व्यक्ति आत्मसंतुष्ट रहेगा या असंतोष वाला रहेगा? एक होता है संतुष्टि का भाव और एक होता है असंतोष। असंतोष मतलब कहीं पर भी सेटिस्फेक्शन ना मिलना। इसको जानने का जो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला ये कहता है कि आप पत्रिका के 6 घरों के बिंदुओं को जोड़ोगे। 6 घर कौन कौन से? केंद्र के घर। केंद्र के घर कौन कौन से होते हैं? 1 4 7 10 प्लस त्रिकोण भाव कौन कौन से? 5 और 9। यानी कि विष्णु लक्ष्मी योग वाले पॉइंट्स को टोटल करोगे। अगर वो टोटल 169 से ऊपर आता है, इट मींस व्यक्ति को आत्मसंतुष्टि रहेगी। और इससे नीचे आता है तो व्यक्ति संतुष्टि वाला नहीं रहेगा। क्योंकि अष्टक वर्गा के जो टोटल पॉइंट्स हैं उनका टोटल पॉइंट्स का जोड़ बनता है 337। और कुंडली के हमने 6 घर जोड़ लिए, केंद्र और त्रिकोण के आधे जोड़ लिए, तो आधे का टोटल कितना हुआ? 168 पॉइंट। हमने 169 ले लिया। 169 से नीचे रहेंगे तो असंतोष है, 169 से ऊपर आ गए तो व्यक्ति संतुष्ट रहेगा। ये पॉइंट आपको बताना बहुत जरूरी था। जो असंतोष वाला है उसकी जिंदगी में भाग दौड़ रहेगी, ये समझ लेना। उसको चैन नहीं मिलने वाला, ये भी ले लूं, ये भी ले लूं, ये भी ले लूं, ये भी ले लूं। जस्ट पास। तो सर जस्ट पास नहीं सर, आपने तो जस्ट पास कह दिया चाहे वो 1 पॉइंट से हुआ, लेकिन यह 1 पॉइंट के लिए वर्ड तो एक ही है, पास। संतुष्टि। संतुष्टि, बस। वही कह रहा हूँ, जस्ट पास। तो ठीक, जस्ट पास से नहीं, मेरिट है सर वो। पास हो गया सर। तो ये तो जन्म के टाइम आपने कैसे कह दिया कि जी वो मैरिड है? संतुष्टि तो हुई है कि नहीं हुई है? सर देखो, जो चीज आज कहते लिखती तो है। समझ में आती। देखो आपका मूड स्विंग शुरू हो गए, 25 मिनट हो चुके हैं। अब आपने, जैसे मरकरी है ना, कोई आपने डॉक्यूमेंटेटेड वर्क करना है, वीजा के लिए देखना है, कोई भी डील फाइनल करनी है, तो मरकरी का ट्रांसलेट देखोगे कौन सी राशि से हो रहा है, उसमें कितने बिंदु मिले विनाष्टक में। आप उसके अकॉर्डिंग अपनी डील को, अपने वीजा के पेपर्स को, अपने कोई भी लाइसेंस आपने अप्लाई करने जाना है, कोई भी पेपर्स है, तो उस मुहूर्त में आप उसको कर सकते
ठीक है जी। तो ये अष्टक वर्गा के कुछ वो पॉइंट्स थे जो मैंने आपसे डिस्कस करने थे, जो कल हमारे रह गए थे। अब एक आपको इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूं, अगर आप उस पॉइंट पे थोड़ा सा गौर करोगे तो, इच्छा पूर्ति का घर कौन सा होता है? 11th। 11th। अब आप एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो, अभी तक आपके पास जो टूल गया है दैट इज ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी। अब यहां पर आप अपने बोर्ड पे ये तो लिखवाओगे नहीं कि भाई हम सिर्फ वैदिक एस्ट्रोलॉजर हैं। व्यक्ति अंदर आया, उसने आपसे वास्तु के बारे में पूछा और कोई क्वेश्चन पुट कर लिया, तो आप एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से नहीं कर पाओगे, तो भिन्नाष्टक के हिसाब से, अष्टक वर्ग के हिसाब से कर लोगे। लेकिन फिर भी आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि एक व्यक्ति आपके पास आ रहा है किसी चीज की इच्छा को लेकर, भाई मेरा ये काम नहीं हो रहा, मेरी इच्छा पूर्ति नहीं हो रही। इसको अगर आप वास्तु से कनेक्ट करो और अष्टक वर्गा का यूज करो इसके अंदर, तो बहुत बड़ी चीज निकल के आती है। कैसे? जिस हाउस में सबसे सर्वाधिक बिंदु होंगे, उस बिंदु को, उस घर को 11वां घर काउंट करके वहां से जो फर्स्ट हाउस आएगा, उस हाउस में जो राशि होगी, उस राशि को उस व्यक्ति के घर में जाके बैलेंस करने से उसकी इच्छा पूर्ति हो जाएगी। बस आपने यही करना है, इतना सा हिला देना, काम हो गया। ये अष्टक वर्गा का वो हिडन जेम है जो आपको सबसे पहले अपने पे अप्लाई करना है। यहां पर अष्टक वर्गा का काफी हद तक कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाता है। हाँ जी, क्या कह रहे हैं मैम आप? मतलब आपने जो बोला वो लगन में जैसे उसका हिलाना, मतलब क्या, जैसे समझ नहीं होता। मैम जैसे आपने मुझे एग्जांपल भेजा था कि अगर मुझे बेस्ट ऑप्शन लेनी है तो मैं उस घर को 11वां बना दूं जहां सबसे ज्यादा पॉइंट्स हैं। जी। तो व्यक्ति की जब इच्छाएं होंगी तो वही होंगी ना मैक्सिमम वाली। जी। तो जब आप उसके रिस्पेक्ट टू फर्स्ट हाउस देखोगे, जी। उस हाउस में जो राशि होगी, जी। सपोज वहां पे राशि आ गई 2 नंबर, 2 नंबर राशि जो है वो कौन सी डायरेक्शन बनती है? नॉर्थ वेस्ट। जी। उस नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को जाके आप क्लीन कर दोगे, वहां से एंटी एलिमेंट हटा दोगे, तो उस व्यक्ति का काम हो जाएगा। ओके। बस यही करना है। भैया एक बार वो पॉइंट दोबारा बताना कि अगर 6 हाउस में सबसे ज्यादा पॉइंट्स हो तो क्या करना है, वो एक बार रिपीट करना। 6th हाउस में अगर सबसे ज्यादा पॉइंट्स है तो वो 11वां बना लो उसको। 11वें से पहला कौन सा बनेगा? 10। आप बताओ। छठे 10। घर पे, छठे घर पे जब 11वां लिख दिया आपने, तो 11वें से उल्टी काउंटिंग करते हुए फर्स्ट हाउस कौन सा बनेगा? 8th। बस 8th हाउस के काम से आपको 6th हाउस में बैठे हुए पॉइंट्स का लाभ मिल जाएगा। 8th हाउस किस चीज का है? अकल्ट का। वो राशि के हिसाब से आप डायरेक्शंस बता रहे थे, जी, वो भी बता दो जरा। मिल जाएंगी सर आपको। क्लास खत्म होते ही आपके पास शीट पहुंच जाएगी। वैसे एक शीट में लिखी हुई मैंने शायद भेज रखी है स्टार्टिंग में, अगर नहीं होगी तो मैं भेज दूंगा। तो राशियां आपके बहुत काम आएंगी। एक्चुअली हाँ, वो नहीं भेजा होगा क्योंकि अभी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ का आपका चैप्टर रहता है। डायरेक्शनल स्ट्रेंथ को करेंगे तो उसमें आपको राशियां मिल जाएंगी, उसमें आ जाएंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग अष्टक वर्गा को यहीं तक सीमित रखते हैं। यहाँ पे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको अपने आप, मैं गारंटी से कहता हूं कि 2 से 3 सूत्र तो आप अपने आप निकाल लो। जब आप उस पर अप्लाई करना शुरू करोगे आपको चीजें समझ में आने लग जाएंगी। एक छोटा ठीक है। सा पॉइंट है। हाँ जी। जैसे आप अभी कल हमें बता रहे थे कि अभी अष्टक वर्गा तो ओवर हो गया ना, जी। जैसे भी अब कल आप हमें केपी के बारे में बता रहे थे, जी। तो आपने ये भी बोला था कि मैं कोर्स के एंड से पहले आपको नक्षत्रा भी मैं सारा क्लियर कर दूंगा। तो मेरे ख्याल से तब जाके शायद हमें ज़्यादा एक बेटर व्यू मिलेगा केपी के लिए।
कि वो नहीं? नक्षत्र, वो जो नक्षत्र का कंसेप्ट है ना, हम्म। वो कंसेप्ट अलग नक्षत्र का ही है। वो कंसेप्ट नक्षत्र का है जिसको हम बोलते हैं नक्षत्र तारा पद्धति, नव तारा पद्धति जिसको हम बोलते हैं। वो मैं आपको इसके बाद थोड़ा सा हिंट दे दूंगा, इस सेशन के बाद हिंट दे दूंगा, ठीक है। अभी जो हम इसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, वो अब हम कर रहे हैं इसमें पंचांग। पंचांग का मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूं कि पंचांग क्या है और पंचांग का रोल हमारी कुंडली में कहां तक कैसे आता है, ठीक है। हालांकि पंचांग को लेकर और अगर नवतारा को लेकर करें तो ये एक अलग से एक वो सेशन बन जाता है पूरा 2-3 दिन का, अगर हम उस पर करें तो और भी बहुत बड़ा। अब जो पंचांग है ना, बेसिकली पंचांग का मतलब है 5 अंग, 5 लिम्स। पंचांग के अंदर 5 चीजें होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे पहले आती है तिथि, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डेट। दूसरा आता है उसके अंदर वार, जिसको हम बोलते हैं वीक डे। तीसरा आता है इसमें नक्षत्र, जिसको हम बोलते हैं नक्षत्र। चौथा आता है इसमें करण। पांचवा आता है इसमें योग। अब जो तिथि है ना, तिथि, जो एक तिथि बनती है, वो जो तिथि बनती है वो बनती है हमारी 15 तिथियां, 15 शुक्ल पक्ष की और 15 कृष्ण पक्ष की, यानी कि 15 ब्राइटर हाफ और 15 डार्कर हाफ, जिसको बोलते हैं वेनिंग एंड वैक्सिंग ऑफ मून। चढ़ता पक्ष, उतरता पक्ष, या किसी में पंजाबी में जिसको बोलते हैं चानना पक्ष और अंधेरा पक्ष। तो जो एक तिथि का निर्माण होता है ना, वो तिथि का निर्माण होता है सूर्य और चंद्रमा की डिग्री से। जब ये दोनों 12 डिग्री पे आते हैं ना, तब एक तिथि का निर्माण होता है, जिसको बोला जाता है प्रतिपदा। फर्स्ट तिथि जो बनती है दैट इज प्रतिपदा। ऐसे ही बाकी तिथियों का बनता है प्रतिपदा। अब 12 डिग्री सूर्य और चंद्रमा जब आते हैं तो वो 15 राशियों का, 15 तिथियों का निर्माण करेंगे। तो 15 इंटू 12 डिग्री दैट इज 180 डिग्री, यानी कि एक पक्ष हो गया। और दूसरा पक्ष प्लस 180 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। जो हमारा पूरा जोडियक है वो 360 डिग्री है। तो जो सूर्य के इर्द गिर्द चंद्रमा घूमता है ना, जब ये तिथियों का निर्माण करता है 360 डिग्री पे जब कंप्लीट कर लेता है, तब वो प्रतिपदा से पूर्णिमा तक और फिर प्रतिपदा से लेके अमावस्या तक जाता है, जिसमें आपकी पहली 15 तिथियां और दूसरी 15 तिथियां जाती हैं। इन 15 तिथियों के जो नाम है वो इस तरह से होते हैं, जैसे फर्स्ट तिथि को बोला जाता है प्रतिपदा, सेकंड को बोला जाता है द्वितीया, देन तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, देन पूर्णिमा, और फिर प्रतिपदा से लेके सेम ऐसी चतुर्दशी के बाद अमावस्या। तो ये जो तिथि है ना, इन तिथि के अलग अलग डिटीज होते हैं। जो व्यक्ति जिस तिथि पे जन्मा होता है ना, उसका उस डीटी का उस तिथि में बहुत बड़ा रोल होता है। और जो तिथि का एक एलिमेंट है, वो एलिमेंट है जल तत्व, वाटर एलिमेंट। अब समझने की कोशिश करना, 5 पंचांग, 5 अंगों से बनके बना पंचांग। फर्स्ट इज वाटर एलिमेंट, दैट इज तिथि। आपकी लाइफ में जिस दिन आप पैदा हुए हो उस दिन एक तिथि बनती है। सपोज कोई व्यक्ति श्रावण मास में, यानी कि सावन के महीने में, जिसको श्रावण मास बोला जाता है, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को पैदा हुआ है। फर्स्ट तिथि को पैदा हुआ कब? श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि। उस तिथि का जो डिटी होगा ना, वो उसकी लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल प्लेगा। अब जल तत्व क्या है? वाटर एलिमेंट। आपकी बॉडी 75% ऑफ वाटर से कंसिस्टेड है। तो जिस तिथि पे आप पैदा हुए ना, उसका बहुत बहुत बड़ा रोल है आपकी ओवरऑल नेचर के अंदर। वो तिथि बहुत बड़ा रोल पैदा करेगी। सेकंड सेकंड पॉइंट जो आता है इसके अंदर, दैट इज वार। वार को हम क्या बोलते हैं? वार को हम बोलते हैं
वीकडेज, जैसे कोई व्यक्ति सोमवार के दिन पैदा हुआ, सोमवार यानी कि मंडे। अब ये जो वार की कहानी है ना, ये भी प्राचीन ग्रंथ में लिखी हुई है कि वार कैसे बने, बट हम उस पर नहीं जाएंगे, बहुत लंबी स्टोरी है। हर वार का एक प्लेनेट, रूलिंग प्लेनेट होता है। जैसे सोमवार का रूलिंग प्लेनेट कौन होता है? मून। मंगलवार का रूलिंग प्लेनेट कौन होता है? मार्स। बुधवार मरकरी, वीरवार बृहस्पति, शुक्रवार वीनस, शनिवार सैटर्न, रविवार भगवान सूर्यदेव। संडे से शुरू होकर सैटरडे में खत्म। अब ये जो वार है ना, इनका एलिमेंट है अग्नि। अग्नि यानी कि फायर एलिमेंट। अब ये फायर एलिमेंट क्या करता है? फायर प्रोटेक्ट करती है, आपको प्रोटेक्ट करती है। अब यहां पे आपको छोटी सी चीज समझाता हूं जो गुरुजी ने हमें समझाया और हमने समझने की कोशिश की। जो आपके वार का मालिक है ना, सपोज आप पैदा हुए हो सोमवार को, आपका रूलिंग प्लैनेट बन गया मंडे, सॉरी रूलिंग प्लैनेट बन गया मून। अब पत्रिका में अगर आपका मून एफ्लिक्शन में है, एफ्लिक्शन में कैसे? 6, 8, 12 में बैठ गया और किसी मेलेफिक प्लैनेट से दृष्ट हो गया या उसके साथ बैठ गया, तो कोई भी व्यक्ति, जो व्यक्ति सोमवार को जन्मा है, उसको डिस्ट्रॉय इजीली कर सकता है। बात बहुत बड़ी है, शब्द 4 है। वार का प्लेनेट, जो रूलिंग प्लेनेट है, अगर वो आपकी पत्रिका में डिस्टर्ब्ड है, अच्छे ढंग से डिस्टर्ब्ड है, तो आपकी सुरक्षा में सेंध लग सकती है। ध्यान रखना। अब उस सुरक्षा में जो सेंध लग रही है, उसका उपाय क्या है? उसका उपाय यह है कि जो प्लेनेट एफ्लिक्ट कर रहा है, जिस घर से एफ्लिक्ट कर रहा है, उस घर का उपाय कर लो। जो बंधन में बांधता है वही खोलता है। आज मुझे लग रहा है मैं आधी क्लास पढ़ा रहा हूँ, आधी क्लास बंक मारने गई है। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वीडियो ऑन नहीं। सर इसको प्लीज एग्जांपल से बता दीजिए एक बार। मैम इसका एग्जाम्पल लगाना अभी अलाउड नहीं है। अच्छा, अलाउड के कुछ रीजन है, इसलिए मैं नहीं लगा रहा हूँ। समझा दूंगा आपको। ठीक है। अभी मैं आपको समझा दूंगा, रीजन बीइंग अभी आप सिर्फ इतना समझो कि ये कंसेप्ट क्या है। व्हेन वी स्टार्ट वर्षफल, उसमें आपको ये चीजें भली भांति अच्छे ढंग से एक एक एग्जाम्पल से समझाई जाएंगी। ठीक अभी सिर्फ आप इस कंसेप्ट को समझ लो कि पंचांग करता क्या। हालांकि इस पंचांग का ये जो रूप है ना, ये सिर्फ 1% है, सिंगल 1%। अगर इस पंचांग को पूरा खोला जाए तो शायद हमारे पास 1 महीना भी कम पड़ेगा। तो हम सिर्फ उस संदर्भ में बात कर रहे हैं जिस संदर्भ में क्लाइंट हमसे वो जानना चाहता है। ठीक है जी। रुचि मैडम, हो सके तो प्लीज वीडियो ऑन कर लो। मोनिका जी प्लीज ऑन कर लीजिए वीडियो। वार तक हो गया। थर्ड इसके अंदर आता है नक्षत्र। अब जब नक्षत्र की बात करते हैं तो नक्षत्र वो चीज है जिस समय किसी भी जातक का जन्म होता है, उसका चंद्रमा उस समय जिस नक्षत्र में होता है ना, वो उसका मेन नक्षत्र गिना जाता है कि ये बच्चा उस नक्षत्र में पैदा हुआ। जब हम पंडित जी के पास जाते हैं जी इसका नामकरण संस्कार करो, तो पंडित जी क्या कहते हैं? इसका चंद्रमा इस समय पुनर्वसु नक्षत्र में है,
तो इसका जन्म नक्षत्र कौन सा हुआ? पुनर्वसु नक्षत्र। पुनर्वसु नक्षत्र का जो लॉर्ड होगा, यानी कि जो प्लेनेट होगा, उस प्लेनेट के नाम राशि के अनुसार उसका नाम रखा जाए। अब नक्षत्र का जो एलिमेंट है, यानी कि आउट ऑफ 5 एलिमेंट्स, वाटर एलिमेंट हो गया, अग्नि एलिमेंट हो गया, नक्षत्र का एलिमेंट क्या है? नक्षत्र का एलिमेंट आता है एयर एलिमेंट, वायु तत्व। यानी कि वायु, वायु को समझो, वायु क्या है? वायु आपकी प्राण वायु उसको बोलते हैं। वायु किस लिए चाहिए होती है? जब एक बच्चा पैदा होता है, नक्षत्र में पैदा होता है, वो उसको क्या देता है? वो उसको देता है ग्रोथ। बच्चे को क्या मिलती है? ग्रोथ, वो बढ़ता है। तो यहां पर जो ग्रोथ है ना, अगर किसी व्यक्ति को अपनी लाइफ में ग्रोथ नहीं मिल रही और वो परेशान है सारे उपाय करके, सारे हर तरह के उपाय करके, इसका मतलब आपका जो नक्षत्र स्वामी है, जिस नक्षत्र में आप पैदा हुए हो, उसका जो नक्षत्र स्वामी है, उस नक्षत्र का जो लॉर्ड बनेगा, उस लॉर्ड को पूजने से आपको ग्रोथ मिलने लग जाएगी। वो कहीं ना कहीं एफ्लिक्शन में होगा, उसकी एफ्लिक्शन का उपाय करने से आपके ग्रोथ के रास्ते खुल जाएंगे। सोच के देखो, कोरोना के टाइम पे जब कोरोना आया था, तो किस चीज की कमी हुई थी? ऑक्सीजन की कमी हुई थी। सब कुछ रुक गया था, ग्रोथ वगैरह सब कुछ। प्राणवायु कौन है? जुपिटर है। जुपिटर क्या देता है? एक्सपेंशन, ग्रोथ देता है। 9वें घर में जुपिटर आता है, 9वां घर ग्रोथ का है। कोरोना के टाइम पे हाहाकार किस चीज का मिला मचा था? ऑक्सीजन का। वो उस टाइम पर जिस जिसको कोरोना हुआ था, या जो व्यक्ति श्वास छोड़ गए थे अपनी, उन सब में कहीं ना कहीं उनका नक्षत्र उस समय पर पीड़ित हो चुका था बुरे तरीके से, जिनको कोरोना का फल भोगना था। ये हो गए 3 एलिमेंट्स। कौन कौन से? तिथि, वार और नक्षत्र। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज कर्ण। क र और अणा, कर्ण। अब ये कर्ण क्या है? ये कर्ण जो है ना, अगर मैं आपको पंचांग में से बताऊं तो इसमें बहुत बड़ी गाथा निकल के है। लेकिन अगर शॉर्ट फॉर्म में जो हमने गुरुजी से सीखी है वो समझाऊं, तो वो क्या है? कर्ण आपकी प्रोफेशन में आपकी स्किल्स को बताते हैं, स्किल्स। और इसका एलिमेंट कौन सा है? इसका एलिमेंट है अर्थ एलिमेंट, पृथ्वी तत्व। अब इन दो चीजों को अगर आप अपनी कुंडली में जोड़ के देखना चाहो, तो पृथ्वी तत्व जो है वो कौन कौन सी घर को बताता है? 2, 6 एंड 10, 2, 6 और 10। दूसरा घर पैसा, छठा घर सेवा, 10वां घर कर्म का। तो जो करण है ना, वो आपके प्रोफेशन में आपकी स्किल्स को दर्शाता है कि आपकी स्किल्स कैसी रहेंगी। जो करण होंगे, उन करण के पर्टिकुलर देवता डिटीज होते हैं, और हर करण का एक प्लेनेट होता है। जैसे सपोज एक वाणिज्य करण होता है, जब आप पंचांग पढ़ते हो तो लिखा होता है ना कि आज भव करण, तैतिल करण, वाणिज्य करण। जो वाणिज्य करण है उसका मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। वाणिज्य करण का जो प्लेनेट है, दैट इज शुक्र, वीनस। अब अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि यार मैं जानता सब कुछ हूं, काम मुझे सब कुछ आता है, लेकिन जब मैं काम करने लगता हूं तो मैं भूल जाता हूं, इट मीन्स कि वो अपनी स्किल्स को यूज नहीं कर पाता, या जब उसको जरूरत पड़ती है अपनी स्किल्स की वो यूज नहीं कर पाता। जैसे करण को शाप मिला था, जब तेरे को जरूरत होगी, तेरी शक्ति होगी, तो भूल जाएगा, व्यक्ति भूल जाता है। उस टाइम आप क्या करोगे? उस टाइम आप उस करण के प्लेनेट का जेम स्टोन उस व्यक्ति को डलवा सकते हो।
अब शुक्र है, शुक्र का जेमस्टोन क्या बनता? डायमंड। अब अगर कोई डायमंड ना डाल सके तो क्या डलवाओगे? ओपल डलवा देना, सिल्वर में। ये मैंने आज ही डलवाया किसी को, नितिन गुलाटी नाम के व्यक्ति। तो जब आप करण पे जाओगे ना, आपको करण के प्लैनेट्स भी मिल जाएंगे, करण भी मिल जाएंगे, और उसका जो तत्व है पृथ्वी तत्व, वो पृथ्वी तत्व यानी कि पृथ्वी तत्व से ही उसका इलाज होगा। पृथ्वी तत्व से इलाज का क्या मतलब है समझो। पृथ्वी क्या है? अर्थ। अर्थ के नीचे क्या पाया जाता है? खनिज, रत्न। तो जेमस्टोन से उसका इलाज हो सकता है। वो धारण करवाने से उस व्यक्ति की जो स्किल्स हैं वो उसके अंदर जागृत हो जाएंगी और वो अपना काम अच्छे ढंग से कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल देता हूं, आज की डेट में एग्जाम चल रहे हैं, हर पेरेंट्स परेशान है। मेरे बच्चे को आता सब कुछ है लेकिन वो जाके भूल जाता है। कोई उपाय बताओ। उपाय तो हमने क्या बताना, अपने उपाय नहीं होते, हम उपाय क्या बताएंगे करने वाले? हमारी गाड़ी राम चला रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर हम उस बच्चे की कुंडली में देखें कि वो बच्चे का जो जन्म हुआ है किस करण में हुआ, उस करण के प्लेनेट को देखकर और उसकी हालत देखते हुए उसका जेमस्टोन उसको डलवा दे, तो वो अपनी स्किल्स को अच्छे ढंग से और बेटर तरीके से कर पाए। अब उसकी बच्चे की स्किल्स किस में होंगी इस टाइम पे? या तो स्पोर्ट्स में होंगी, या फिर वो पढ़ाई में होंगी। और अगर पढ़ाई के लिए जरूरत है तो पढ़ाई के लिए उसको डलवाओ और वो पढ़ाई में अच्छे नंबर ले आए। लॉजिक समझ में आ रहा है? कनेक्शन समझ में आ रहा है? ये पंचांग का वो फेस है जो आज के मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में लोग चाहते हैं कि हमें मिले और हम काम कर लें। जबकि पंचांग का यूज सिर्फ कहां होता था? मुहूर्त के लिए। विवाह के लिए मुहूर्त चयन करना है तो पंचांग का यूज होता है आज भी। उसमें योग, करण, तिथि, वार, ये सब चीजें देखी जाती है। नक्षत्र, जैसे मैंने एक वीडियो बनाई थी कि इस नक्षत्र में अगर डोली निकले तो वो सबसे बेस्ट है, और अगर उससे एकदम नेक्स्ट टाइम चेंज हो जाए और नक्षत्र दूसरा आ जाए तो उसमें अगर डोली निकल रही है तो घर जाते ही कलेश है। वो चावल का लोटा ऐसे गिरने की बजाय ऐसे मारेगी और वो टक करके यहां लगेगा, खत्म कहानी। ये नक्षत्रों का खेल है। भानु जी को बड़ी हंसी आ रही है शादी के नाम पे, देख लो भाई साहब, आप अपने नक्षत्र चेक कर लेना उस टाइम पे। यहां तक हो गए चार। कौन कौन से? तिथि वार तिथि, तिथि, नक्षत्र कर्ण तिथि, वार, वार, नक्षत्र करण, और कर्ण। अब कौन सा बचा? अब योग। बचा योग। योग। योग क्या है? जब भी इसको कोई काम करने जाते हैं ना, जब भी कोई काम करने जाते हैं तो सबसे पहले योग देखा जाता है कि इस टाइम कौन सा योग चल रहा है। जैसे कुछ योगों के नाम हैं, सर्वार्थ सिद्धि योग, अडाल योग, विडाल योग। ये नाम से ही वो योग हैं जो, मैम वीडियो ऑन कर लिया करो, आपका आभार। मैम सर वो एक्चुअली घर में आए हुए थे जिनकी मैरिज है ना। अच्छा, डब्बा देने आए थे आप? नहीं धन्यवाद। नहीं 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 नहीं। वो शादी में अच्छा। कपल डांस नहीं करते उसकी तैयारी के लिए। यहाँ नक्षत्रों की तैयारी हो रही है और आप मैम पता नहीं क्या क्या करे जा रहे हो यार। चलो कोई बात नहीं, एंजॉय। जोक्स अपार्ट। तो जो योग है ना, योग हमें ये बताता है कि इस समय पर जो योग चल रहा है, क्या वो उस समय पर करने वाला कार्य उस योग में करने के लायक है या नहीं। अब इसको ऐसे समझो कि योग जो है, योग कौन सा एलिमेंट है? स्पेस एलिमेंट, जो आपको स्पेस प्रोवाइड करता है कि इस समय पर इस स्पेस में जो आप कार्य करने जा रहे हो, क्या उसका चरित्र आपको अलाउ कर रहा है कि आप वो काम करो। और जैसे तिथि का योग, तिथि को जो बनाने में सूर्य और चंद्रमा का योग होता है, वैसे ही योग को बनाने के लिए भी सूर्य और चंद्रमा का ही कॉम्बिनेशन काउंट होता है। नक्षत्र को ग्रो करने के लिए स्पेस चाहिए, वो योग चाहिए। वो योग बनता है तो उस नक्षत्र में वो काम किया जाता है। अब वो जो योग है, वो जो योग प्रॉपर आपको स्पेस देगा, वो स्पेस जो आपको चाहिए उस समय पर काम करने के लिए, वो योग के नाम है पंचांग में।
मेरे को समय मिला तो मैं आपको इसके ऊपर पूरी पंचांग की जो डिटेल है या एक शीट बनाकर आपको भेज दूंगा, बट जल्दी मत करना, पीडीएफ नहीं भेजा, ऐसे नहीं भेजा, समय रहेगा मैं बना दूंगा, क्योंकि इट विल टेक सम टाइम। सॉरी, तो ये है पंचांग के वो 5 अंग जिनके बिना कोई भी मुहूर्त नहीं किया जा सकता, जिनके बिना कोई भी ऑस्पिशियस एक्टिविटी नहीं की जा सकती, इवन जिसके बिना किसी का जन्मदिन भी नहीं मनाया जा सकता। ये पंचांग के 5 अभिन्न अंग हैं, 5 लिम्स ऑफ पंचांग। अब यहां तक कि इसमें और भी ऐसी चीजें हैं कि अगर किसी व्यक्ति का जन्म किसी पर्टिकुलर तिथि पे हुआ है तो उसके अंदर वो क्वालिटीज होंगी। जैसे अगर आप एग्जांपल समझो षष्ठी तिथि, षष्ठी तिथि किस चीज की है? 6 नंबर, स्कंद की। स्कंद कौन है? भगवान कार्तिकेय, फाइटर है, देवताओं के सेनापति है। जो व्यक्ति षष्ठी तिथि को पैदा हुआ होगा उसके अंदर वो फाइटर वाली चीजें, लीडरशिप वाली चीजें, सिंपल। लेकिन हम अपना बर्थडे जो मनाते हैं ना, वो कैसे मनाते हैं? डेट के हिसाब से। 23rd of December माई बर्थडे। अब वो जो 23rd of December है ना, वो उस टाइम पे था जिस सन में आप पैदा हुए। उस सन में 23rd of December को जो तिथि बनी, वो तिथि आपको रिप्रेजेंट करती है। और वो जब वही योग एज इट इज, वही सन और मून का कॉम्बिनेशन जब नेक्स्ट ईयर बनेगा, उसी महीने में श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को जब अगेन वही योग बनेगा, जब सन और मून दोनों एक दूसरे से उसी दूरी पर आएंगे, लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल डिस्टेंस पे आएंगे, तब उस समय पर आपका जन्म होगा, जिसको आप अपना जन्म दिवस कहेंगे, ना कि रात को 12 बजे केक काटेंगे। जन्मदिन, वो जन्मदिन आपकी लाइफ में उस पर्टिकुलर डे पे मनाया जाएगा। और जब वर्षफल बनता है तो वर्षफल सिर्फ उसी तिथि से बनता है जिस पंचांग के अनुसार बनाई हुई तिथि के दिन आपका जन्म हुआ, ना कि जो बर्थ सर्टिफिकेट पर डेट लिखवाई जाती। इसीलिए जो जितने भी पुराने प्रगाढ़ और सिद्ध ब्राह्मण या जितने सिद्ध ज्योतिषाचार्य बैठे हैं ना, वो अपनी पत्रिका में हमेशा नीचे लिख के देते हैं कि अपने जीवन में अपने जन्म दिवस पे वर्षफल के लिए जन्मदिन वाली तिथि वाले दिन संपर्क जरूर करें, क्योंकि वो पूरे 1 साल की आपको आपकी प्रेडिक्शन बना के देते हैं रिटर्न। आज कोई नहीं करता। आज तो प्रत्यंतर दशा देखी, व्यक्ति आया और चल दिए। लोगों के पास टाइम नहीं है, लोग जानना नहीं चाहते। बट अगर आप अपने वर्षफल को मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, 12 महीनों के बेसिस पे देखें, तो यू कैन ऑर्गेनाइज योर वर्षफल अकॉर्डिंग टू पर मंथ। इस महीने में ये करना है, इस महीने में फाइनेंशियल एक्टिविटीज होंगी, इस महीने में हमें अपनी डाइट का ध्यान रखना है, इस महीने में हमें इस चीज का ध्यान रखना है, इस महीने में हमें इस चीज का ध्यान रखना है। ये वर्षफल। तो वर्षफल के अंदर इस पंचांग का जो इंपॉर्टेंट रोल है ना, वो रोल ये कहता है कि जिस तिथि पे आप पैदा हुए हो, उस तिथि का जो रूलिंग प्लेनेट है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल पैदा करता है। प्लस इसके बाद, इस पंचांग के 5 लिम्स के बाद एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, दैट इज होरा। HORA, होरा। होरा क्या है? होरा एक दिन में जैसे 24 घंटे होते हैं, और हर एक प्लेनेट को उसमें से 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक डे हो रहा, एक नाइट हो रहा। उस समय पर उसको कुछ मिनट दिए जाते हैं, 1 से 1.5 घंटे के बीच का एक हो रहा होता है एक प्लेनेट का। और जिस समय हमारा जन्म होता है ना, उस जन्म का भी एक होरा लॉर्ड होता है। वो होरा लॉर्ड आपकी कुंडली का सबसे इंपॉर्टेंट प्लेनेट होता है। वो आपका पीछा सारी जिंदगी छोड़ने वाला नहीं। आप कुछ भी एक्टिविटी करोगे, आपका संबंध उस होरा लॉर्ड से होगा ही होगा। जैसे सपोज किसी का जन्म एक्स प्लेनेट एक्स होरा में हुआ, उस होरा लॉर्ड, उसका होरा लॉर्ड बना वीनस।
और वीनस जो है वो बैठ गया 9th हाउस में, वो व्यक्ति तमाम उम्र जो भी कार्य करेगा उसका संबंध 9वें घर से होगा। 9वां घर में कौन है? फादर। 9वें घर में हायर एजुकेशन, 9वें घर में कंसल्टेंसी, 9वें घर के अंदर काउंसलिंग, 9वें घर में गुरु, उसका संबंध उससे होगा ही होगा। और वही आपका हर मसले का हल है, हर मसले का हल हो रहा होगा। ये जो 5 अंगों को हमने पढ़ा पंचांग, और छठा पढ़ा हमने होरा। अब होरा क्या होता है? जो दिन शुरू हो रहा है ना, जैसे कल सुबह कौन सा दिन शुरू होगा? बुधवार। तो जो सबसे पहली होरा शुरू होगी ना, वो होरा शुरू होगी बुध की। अकॉर्डिंगली होरा चेंज होती जाएगी। वो होरा चेंज होने का भी मेथड है, वो कहोगे तो कभी समझा देंगे, या वर्चुअल के बाद में आपको समझा दूंगा कैसे देखा जाता है। इजी है, पंचांग में लिखा हुआ। तो होरा को कैलकुलेट करने का वैसे तो एक तरीका होता है, लेकिन अगर आप दृक पंचांग या फिर एस्ट्रो सेज में देखेंगे तो नीचे मुहूर्त में आपको होरा लिखी हुई आएगी। होरा जो होती है ना, होरा का एक इंडिकेशन ये होता है कि हर होरा का एक प्लेनेट होता है। होरा मींस आप समझने की कोशिश करो, एक पर्टिकुलर आवर, 1 से 1.5 घंटे के बीच का जो टाइम स्लैब है ना, उसका एक प्लेनेट निर्धारित किया जाता है। अब आपने अगर कोई काम करना है तो आप उसमें होरा को देखते हुए अगर काम करोगे तो आपको काम करने में आसानी होगी। जैसे सपोज अभी आपने देखा जो होरा चल रही है, सपोज अभी मैं अगर आपको बताऊं तो इस टाइम पर जो होरा लॉर्ड है दैट इज, अभी टाइम है 10 बज चुके हैं, तो 10 बजे जो होरा चल रही है दैट इज सन, सूर्य की होरा चल रही है। अब आपने कोई काम करना, सूर्य क्या है? सबसे पायस एनर्जी। यस यू कैन डू इट। अब यहां पर अगर शनि की होरा चल रही है तो आप क्या समझोगे? शनि का कारक तत्व क्या है? डिले। आपको डिले मिलेगा। मंगल चल रहा है, मंगल कौन है? ऑब्स्टेकल क्रिएट हो सकते हैं, रुक जाओ। वीनस की चल रही है, गो हेड। मरकरी चल रही है, गो हेड। मून चल रही है, गो हेड। ये हो रहा लॉर्ड। आप थोड़ा सा एस्ट्रो सेज को खंगालोगे तो आपको होरा समझ में आएगी। और अपनी पत्रिका में देखोगे जिस दिन आपका जन्म हुआ उसमें होरा लॉर्ड होगा। वो होरा लॉर्ड आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। उसको राजी रखो, आप राजी रहो। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज, कोई डाउट है तो। एस्ट्रो स्पेस में होरर लॉर्ड्स की तो देखेंगे, इसमें नहीं दिख रहा है। एस्ट्रो सेज में रुकिए, मैं बताता हूँ। एस्ट्रो सेज आप ओपन करेंगे। जी सर। एक मिनट। मैं एस्ट्रो सेज ना बहुत कम यूज करता हूँ, मैं यूज करता हूँ दृक पंचांग। जब आप एस्ट्रो सेज में जाओगे ना, आप नीचे की तरफ जाओगे तो यहाँ डेली पंचांग लिखा हुआ आता है। ये देखो यहाँ पे डेली पंचांग। जी सर। इस डेली पंचांग में जाओगे तो यहाँ पे होरा और चौगड़िया लिखा हुआ आ रहा है। जब आप होरा में जाओगे सबसे पहले नीचे आ रहा है लिखा हुआ, पंचांग में जाओगे ना तो पंचांग में आ रहा है 13 फरवरी 2024 टुडे। तिथि लिखा हुआ है 4 यानी कि चतुर्थी, मंगलवार 13 फरवरी 2024। मघा मास, मास यानी कि मंथ, मंथ का नाम क्या चल रहा है? मघा। पक्ष कौन सा चल रहा है? शुक्ल पक्ष। और उसके बाद आप नीचे देखोगे तो होरा लिखा हुआ आएगा। होरा पे क्लिक करोगे तो आपको पूरी होरा टेबल निकल के आएगी। जैसे आज सनराइज के टाइम पर जिस समय सूर्य उदय हुआ, आज मंगलवार था, तो सबसे पहली होरा किसकी शुरू हुई? मंगल की। कब से कब तक? 7:01 से लेके 7:57 तक मंगल की होरा थी। उसके बाद होरा शुरू हुई सन की, देन वीनस की, देन मरकरी की, देन मून की, देन सैटर्न की, देन जुपिटर की। कल सुबह पे आप जाओगे 13 फरवरी को, क्लिक करोगे आगे 14 फरवरी, तो सुबह 7 बजे सनराइज के टाइम पे होरा शुरू हो रही है मरकरी की, बुध की। 7:01 से लेके 7:56 तक बुध की होरा। ऐसे ही हर प्लेनेट की 2 बार होरा होती है, एक दिन की होरा, एक रात की होरा। होरा को ना कई जगह पे यूज किया जाता है। जैसे कोई व्यक्ति पूछता है भाई नग डालना, जेमस्टोन डालना,
जेमस्टोन के लिए शुक्ल पक्ष में डलवाया जाता है उस डे पर जिस डे का हम जेमस्टोन बोल रहे हैं, और उस होरा में डलवाया जाता है जो प्लेनेट आपके जेमस्टोन से रिलेटेड है, उसकी होरा में वो डलवाया जाता है प्लेनेट, सॉरी जेमस्टोन। तो ये सब चीजें जो है ना, ये हमें बताई गई हैं मुहूर्त के लिए, मुहूर्त के चयन के लिए, लेकिन हमने इसको यूज कर लिया प्रेडिक्शन के। निकला वो ऐप से बाहर, होरा चेक कर लिया, देखें आगे का काम। संदीप जी का फिर मूड स्विंग हो गया। हाँ जी। ये तो जर्नल हमने देखी ना, तो अपनी उसके हिसाब से जब हम अपना चार्ट खोलते हैं तो उसमें होरा फिर कहाँ पे आएगा? सर होरा तो यही रहेगी, होरा तो नहीं, यही हमें रहेगी। अगर एट द टाइम ऑफ बर्थ वाला आपने कहा था ना कि वो देखना है, हम्म, तो वो कहाँ से हमें मालूम चलेगा? इसी में कहीं डिटेल होएगी फिर? बिल्कुल मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी सर, आपको देते हैं वो डिटेल भी देते हैं। अभी वर्चुअल का चैप्टर करना है उसमें करते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो आप पहले उसको क्लियर कर सकते हो, फिर हम आगे बढ़े। यहां तक किसी को कुछ पूछना हो तो प्लीज अष्टक वर्गा को लेकर, पंचांग को लेकर, तो हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी। सर मेरे दो क्वेश्चन थे। एक तो जी जैसे आपने बोला इसमें हम उसको जेमस्टोन बोल सकते हैं, तो सर जेमस्टोन हमने उसने लिया मार्केट से, स्पेसिफिक हमने टाइम वगैरह बता दिया उसने बनवा के ज्वेलर से, तो उसको सर वो डायरेक्टली वो पहन सकता है या मतलब उसको एनर्जी होना जरूरी है? अब देखो, जेमस्टोन की ना वैसे तो पूरी विधि शास्त्रों के अनुसार लिखी जाती है। कुछ जी लोग कहते हैं ऐसे डाल लेना चाहिए, बट पर्सनली अगर मैं कहूँ तो मैंने कभी भी जेमस्टोन को बिना शुद्ध किए, बिना जिसको बोलते हैं क्या कहते हैं उसको, एक्टिवेट किए नहीं डाला। उसको एक्टिवेट करने की या सिद्ध करने की एक सिंपल सी विधि ये है कि जो भी आपने राशि रत्न डालना है यानी कि जेमस्टोन डालना है, आप उसको किसी भी ज्वेलर से बनवा कर रिंग ले आइए, और जिस दिन आपने डालना है उस दिन आप एक कटोरी में पंचामृत तैयार कीजिए। पंचामृत का मतलब होता है दूध, दही, शहद, शक्कर और देसी घी। ये 5 चीजें डालकर कटोरी में आप शिवलिंग पर ले जाइए। शिवलिंग पर उस रिंग को रखिए, उस पंचामृत से शिवलिंग को स्नान कराइए और वो रिंग भी स्नान उसी में कर लेगी। उसके बाद शुद्ध जल से, गंगा जल मिले हुए जल से उसको स्नान करवाइए। उस रत्न से जुड़ा हुआ जो ग्रह है उसके बीज मंत्र का 108 बार जाप करके भगवान शिव से आज्ञा लेकर उसको उसकी होरा में डाल दीजिए। ये तो है प्रॉपर विधि जो मैं फॉलो करूँ। और जी अगर किसी को रिंग को शुद्ध करके देना होता है तो मैं ऐसे ही करके देता हूँ। किसी ने बोला कि रिंग बनवानी है शुद्ध आप ही कर दो, तो वो ऐसे मैं करके देता हूँ शुद्ध करके। जी तो अभिमंत्रित करके जिसको बोला जाता है वो ऐसे होती है। जी ठीक है, उसके बाद धूप दीप दिखाया, फूल पुष्प चढ़ाए, वो चढ़ाने के बाद आज्ञा लेकर वो उस होरा में डाल ली जाती है। तो ये तो होती है प्रॉपर विधि। जी सर। और यही विधि जो है काफी हद तक पुस्तकों में लिखी गई है कि आपको ऐसे ही डालना चाहिए। बाकी अपनी अपनी मान्यता है, कोई कैसे मानता कोई कैसे नहीं मानता। अच्छा सर एक मेरे को डाउट आ रहा था कि जी। जैसे आपने बोला 11th हाउस है हमारा, वो फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर का है। जी है। ठीक। अब सर हमने अगर किसी व्यक्ति को देखना है कि वो लाइफ में अपना सेटिस्फाइड है या नहीं है, तो उसके लिए आपने बोला कि 6 हाउस के हम जो है वो अपने केंद्र और त्रिकोण वाले बताए, उनका हम समाप्त कर लेंगे। जी। तो सर समाप्त करने के बाद आपने एक स्पेसिफिक नंबर बताया 169 से अगर नीचे आता है तो इसलिए तो सेटिस्फाइड नहीं। एक तो ये हो गया सर। अब सर क्या हम इसी बेसिस पे डायरेक्टली मतलब ऐसा मान सकते हैं कि अगर किसी का राहु 11th हाउस में है तो उसके पॉइंट्स कम होंगे? अगर राहु है तो हम राहु जिस राशि में है उस प्लेनेट को लेंगे। उस प्लेनेट क्योंकि को? अष्टक वर्गा में राहु और केतु को तो हम लेते नहीं है ना, जी नहीं लेते हैं। नहीं लेते हैं। तो जी यहाँ पर प्लैनेट्स तो देखो कहीं आ नहीं रहे हैं, प्लैनेट्स का तो रोल कहीं पर भी नहीं है। हम सिर्फ हाउस के पॉइंट्स ले रहे हैं। ओके। हम हाउस के पॉइंट्स ले रहे हैं, फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, टेंथ हाउस, कोई भी बैठा हुआ हमें क्या लेना देना। हमें अष्टक वर्गा के पॉइंट्स देखने, प्लस फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस के पॉइंट्स देखने। ठीक है, उसको
उसको फिर हम उस पर उसको हमने टोटल करना है। बट परसेंट देखेंगे। हाँ वो चीज है, बट जो वो वास्तु वाला पॉइंट है कि अगर 11th हाउस से रिलेटेड डिजायर्स हैं और व्यक्ति की नहीं हो रही है, वास्तु के लिए आप जाते हो, उससे फर्स्ट हाउस की राशि की डायरेक्शन को आप इंप्रूव कर दोगे, मेंटेन कर दोगे, क्लियर कर दोगे, तो उसकी डिजायर फुलफिलमेंट होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। और फिर एक चीज आपने कल हमें समझाया कि वो निकाल के चंद्र से कि जिसका बैठता है उसका जिसके मैक्सिमम पॉइंट आ रहे हैं उसकी देख लो राशि, और जिससे उसका नाम स्टार्ट होता है फैमिली में आप उसको मुख दर्शन सुबह कीजिए, आपका दिन अच्छा रहेगा। ठीक है। लेकिन सर अगर फैमिली में मान लीजिए उस राशि के नाम से ही कोई नहीं दे। मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझा, एक बार दोबारा बोलिए प्लीज। सर हमने जैसे मॉर्निंग में देखना है कि हमें किसका मुख दर्शन करना चाहिए कि दिन अच्छा जाए, उसके लिए हमने चंद्र के उसमें गए जिम्नास्टिक में मैक्सिमम मार्क्स है, वो वाली राशि उठा ली हमने, उस राशि के अक्षर से जिसका नाम शुरू होता है हमें उसका मुख दर्शन करना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, सपोज आपके भिन्नाष्टक में जी चंद्रमा ने तुला राशि में सबसे ज्यादा पॉइंट्स दिए, जी अब चंद्रमा जिसकी कुंडली में तुला राशि में बैठा होगा, जी। वो व्यक्ति का मुख दर्शन आपके लिए लकी रहेगा। ठीक है सर। ठीक। ठीक है जी। लेकिन लेकिन सर अगर फैमिली में ऐसा कोई नहीं है जिसपे तुला राशि होता है, अगर कोई, अगर फैमिली में मतलब किसी की भी तुला राशि नहीं है। मैम अगर फैमिली में कोई नहीं है तो देखो, हो सकता है आपके गुरु का हो, आप अच्छा। अपने गुरु का देख सकते हैं, गुरु का नहीं है तो आपके किसी मित्र का हो सकता है, अच्छा किसी का भी हो मतलब। किसी का भी हो सकता है, किसी का ओके। भी। जी। वो व्यक्ति का मुख दर्शन आपके लिए बहुत बढ़िया। अब नहीं है, सपोज नहीं है, आप गूगल से देखो, गूगल से बहुत बड़े बड़े महापुरुष हैं, रमन्ना महाप्रभु हैं, महर्षि दयानंद जी हैं, जी अब और बड़े बड़े व्यक्ति हैं जिनको आप अपना आइडल मानते हो, अगर उनकी कुंडली में है तो उनका वॉलपेपर लगा लो, सुबह सुबह उनका मुख दर्शन देखना, वो आपके लिए बढ़िया। ओके। सिंपल। जी। और किसी का कोई क्वेश्चन जी? आज संदीप जी का कोई क्वेश्चन नहीं, आज चेहरा ही बता रहा है, कोई क्वेश्चन नहीं। और कोई डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं है, तो फिर हम वर्चुअल पढ़े आगे, वर्चुअल करते हैं। वर्षफल, वर्षफल जो देखा जाता है वो देखा जाता है हमारे यहाँ सॉफ्टवेयर से। मैं आपको सॉफ्टवेयर पे लेके चलता हूं जिसका नाम है जगन्नाथपुरा। सर अब तो सिर्फ 2 क्लास ही रह गए हैं बस ना। क्यों? वर्षफल में बस 2 क्लास लगेगी बस, और एक रेमेडीज ज्यादा से ज्यादा बस। मैं तो कुछ और भी सोच रहा था। क्या सर? चलो आपने दो में खत्म करना है, दो में करना है। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। पता है इस क्लास को लेके आज मेरा डिस्कशन कितना लंबा चौड़ा हुआ सुमित के साथ कि अभी कितनी क्लासेस और करवानी है। ओके वी अच्छा हैव मैं प्लान एटलीस्ट 6 मोर क्लासेस। ओके। देखो मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको आज कॉल करने लगा था, फिर मैंने पता नहीं क्या दिमाग रह गया, फिर मैंने आपको कॉल नहीं करी इसी के रिगार्डिंग कि सिलेबस में और क्या रह गया। जी देखो अभी आज हम इसको करेंगे, वर्षफल को। और वर्षफल जो है, वर्षफल मेरे ख्याल हम आज ना करके मंडे को ही स्टार्ट करते हैं, आज हम नहीं स्टार्ट करते हैं, अभी आज हम क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं क्योंकि अभी ये बीच में रह जाएगा, फिर आधा रह जाएगा, नहीं आएगा। हम वर्षफल को स्टार्ट करेंगे मंडे को, मंडे एंड ट्यूसडे फॉर वर्षफल। उसके बाद आपका एक प्रॉपर क्लास रह जाएगी डाउट सेशन की, फ्रॉम बेसिक टू लेके अब तक का जितना भी आपका है, उसमें जी जी। आपको उस दिन प्रॉपर डाउट सेशन दिया जाएगा विद प्रैक्टिकल एंड लाइव एग्जांपल्स। ठीक है जी, 3 क्लासेस आपकी ये हो गई, 25 + 3 = 28। इसके बाद एक क्लास आपको दी जाएगी नक्षत्रा को लेकर, एक क्लास आपको दी जाएगी प्रश्न कुंडली को लेकर, ओके। तो 30 क्लासेस तो ये हो गई। फिर उसके बाद अगर आपको कुछ डाउट्स हैं या कुछ और क्लैरिफिकेशन चाहिए तो हम उस पर काम कर सकते हैं। एक क्लास आपकी रेमेडियल पार्ट की आ जाएगी, तो यहां पर आपका आके कंप्लीट कोर्स हो जाएगा। फिर इसके बाद जो
केपी करना चाहेगा वो केपी के लिए एनरोल कर लेंगे, फिर हम केपी की क्लासेस स्टार्ट करेंगे उसके बाद। इन बिटवीन अगर कोई और करना चाहे तो 1 और 2 डे की जो वर्कशॉप बनेगी वो हम उस पर मेडिकल। काम कर सकते हैं, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की कर मैं लेंगे। यस। मेडिकल भी इसी में निपटा लेंगे, साथ साथ कर लेंगे इसी में, एक क्लास मेडिकल की लगा लेंगे। बिल्कुल सर। तो 34 क्लासेस 35 क्लासेस इतना तो प्रॉमिस था ही हमारा करने का, इतनी तो हो ही जाएंगी ऑलरेडी। फिर भी किसी को कोई डाउट होगा तो वो कर लेंगे। इतनी चीजें तो मेरे ख्याल आई थिंक काफी हैं, यस सर। कम तो नहीं है। नो सर। आप बहुत सारे टूल्स हैं आपके पास काम करने के लिए, D1 D10। चलो D10 से आपको एक और चीज याद आ गई, D10 चार्ट का आपको एक सूत्र और दे देते हैं आज D10 में। D10 चार्ट में लिख लेना, इसको लिख लेना, D10 चार्ट में, D10 चार्ट में जो 10th हाउस का लॉर्ड होगा, D10 चार्ट में जो आपका 10th हाउस का लॉर्ड होगा, वो जिस भी राशि में बैठा होगा, जिस भी राशि में, घर में तो बैठा होगा, उस घर में जो राशि होगी, उस राशि का जो एलिमेंट है, उस राशि का जो भी एलिमेंट होगा, उस एलिमेंट को अपने वर्क प्लेस पे ठीक रखने से आपका प्रोफेशन अच्छा चलेगा। अब बाकी का काम अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लेना। एलिमेंट सबको पता है, 159 राशि, 2 6 10 3 7 11 4 8 12, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। उस एलिमेंट से जुड़ी हुई चीज एज पर वास्तु आपके वर्क प्लेस पे होनी अनिवार्य है, और विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। ये अब तक का सबसे बड़ा सूत्र था। अब कोई व्यक्ति अगर आपके पास आता है प्रोफेशन को लेकर, तो आपके पास उसके प्रोफेशन को ठीक करने की कितनी रेमेडीज है। पहले तो आप उसको D10 चार्ट में देखोगे, फिर उसको आप D10 चार्ट में देखोगे, D10 में आप उसकी DT को देखोगे, DT से जुड़ी हुई बता सकते हो। फिर आप उसको क्या बता सकते हो, ये जो अभी वास्तु वाली रेमेडी बताई है ये बता सकते हो। जो प्लेनेट D10 में 10th लॉर्ड को अफ्लिक्टेड कर रहा है उसकी रेमेडी आप उसको बता सकते हो। इसके बाद एक और पॉइंट, एक क्लास रह गई मैम आपकी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ वाली, लो होगी 35 क्लासेस बस। डायरेक्शनल स्ट्रेंथ तो आज ही कर लो, इसको लंबा ना खींचो, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ तो आज ही कर। मैं एक बार फिर भी, सुमित जी हैं यहाँ पे, सुमित जी सो गए क्या। डायरेक्शनल स्ट्रेंथ का जो सब्जेक्ट है ना, वो छोटा सा सब्जेक्ट है लेकिन बहुत इफेक्टिव है। तो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ को करने के लिए आपको क्या चाहिए कि आपको ये देखना है कि आपने अपने किस प्लेनेट को, किस प्लेनेट को स्ट्रेंथ देनी है। स्ट्रेंथ का मतलब यहां पर बनता है कि वो प्लेनेट जो आपको आपके वर्क प्लेस में स्ट्रेंथ दे सकता है, या वो प्लेनेट जो आपको ह्यूज वेल्थ दे सकता है, या वो प्लेनेट जो आपको भाग्य दे सकता है।
जिस चीज की आपको जरूरत है हम उस प्लेनेट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जैसे आपको मैं एक स्क्रीन दिखाता हूं, या स्क्रीन छोड़ो, आप लिख लो कि किस प्लेनेट को कौन सी घर में डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है, आप पहले लिख लीजिए। जैसे सन इज इक्वल टू 10th हाउस, मून इज इक्वल टू 4th हाउस, मार्स इज इक्वल टू 10th हाउस, मरकरी इज इक्वल टू 1st हाउस, जुपिटर 1st हाउस, वीनस 4th हाउस, सैटर्न 7th हाउस, राहु 7th हाउस, केतु 10th हाउस। अब सन के आगे डायरेक्शन लिखिए ईस्ट, मून के आगे डायरेक्शन लिखिए नॉर्थ वेस्ट, मार्स के आगे डायरेक्शन लिखिए साउथ, मरकरी के आगे डायरेक्शन लिखिए नॉर्थ, जुपिटर के आगे डायरेक्शन लिखिए नॉर्थ ईस्ट, वीनस के आगे डायरेक्शन लिखिए साउथ ईस्ट, सैटर्न के आगे डायरेक्शन लिखिए साउथ वेस्ट, राहु के आगे साउथ वेस्ट, केतु के आगे नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। अब सर इस, जी, हाँ जी, केतु सर, केतु क्या है? नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, NNE, एन, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। भैया वीनस और केतु का हाउस दोबारा बताना। वीनस का 4th, केतु का 10th। मकरी मकरी का है, बुध बुध अच्छा बुध, मैं डर गया भाई, मैं कहा बकरी बीच में कहां से आ गई यार। बुध बुध 1st हाउस, थोड़ा बहुत मजाक भी होना चाहिए। ठीक है जी, अब आपने करना क्या है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ के लिए ये टेबल चार्ट एक्सेल शीट आपके सामने हमेशा होनी चाहिए। अब आपको किस चीज की जरूरत है, किस चीज की जरूरत है, आपने पहले वो देखना। सपोज किसी को फाइनेंशियली प्रॉब्लम है और पैसे की दिक्कत है, व्यक्ति को इस समय पर पैसा चाहिए, पैसे का घर कौन सा है? शुक्र अरे भाई घर, घर सेकंड हाउस होता है। सेकेंड हाउस, यार ऐसे ऐसे मत करो भाई, सेकेंड हाउस। हम्म डरा देते हो भानु प्रताप जी, आप तभी कहता हूं इतनी जल्दी रिएक्ट मत किया करो, आपकी प्रॉब्लम एक ही है, ये कोर्स खत्म होते होते तक आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी, ये वाली जल्दी रिएक्ट करने वाली। सेकेंड हाउस हमें वेल्थ देता है। अब सपोज कि एक पत्रिका है वृश्चिक लगन की, पत्रिका बनाओ वृश्चिक लगन की, बन गई, पत्रिका बना ली। अब इसमें जुपिटर को लिखो आप 4th हाउस में। कौन सी राशि है 4th हाउस में? कोई नहीं। 11 11th राशि, सबकी 11th मैच हो रही है ना। ठीक है, अब हमें यहां पर ये देखना है कि हमें वेल्थ चाहिए।
तो वेल्थ का यहां प्लैनेट कौन है? Jupiter, जुपिटर। क्यों है वो? क्योंकि सेकंड हाउस का लॉर्ड है। अब सेकंड हाउस का लॉर्ड कहां बैठा है? फोर्थ हाउस में। अब फोर्थ हाउस में वो बैठा है, तो हमें एक तो इंटरप्रिटेशन ये निकलती है कि हमारी वेल्थ का सोर्स कौन सा बना? फोर्थ हाउस। लेकिन अब हमें इस प्लेनेट से वेल्थ लेनी है तो हमें इसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। यहां इस डायरेक्शनल स्ट्रेंथ को बोला जाता है दिग्बल। 6 तरह के बल होते हैं, दिग्बल, चेष्टा बल, दिक्बल, और भी बल होते हैं। तो हम जो मेजरली काम करेंगे वो दिग्बल पे करेंगे, जिसको बोलते हैं डायरेक्शनल स्ट्रेंथ। किस डायरेक्शन से इस प्लेनेट को स्ट्रेंथ मिलेगी, उस डायरेक्शन का यूज करके हमें इस प्लेनेट से वेल्थ मिल सकती है। अब जुपिटर के आगे आपने क्या लिखा कि कौन से घर से इसको स्ट्रेंथ मिलती है? first house, फर्स्ट। अब जहां जुपिटर बैठा है उसकी नेटल पोजीशन जहां बैठी है, वहां से अगर 1 काउंट करें तो कौन सा घर बनेगा? fourth house, फोर्थ बनेगा, फोर्थ ही बनेगा। फोर्थ में कौन सी राशि है? Aquarius, एक्वेरियस राशि है। एक्वेरियस राशि का मालिक कौन है? Saturn, सैटर्न की यहां पे राशि कौन सी लिखवाई? सैटर्न की यहां पे राशि कौन सी लिखवाई? सैटर्न की राशि हमने लिखवाई 11th, उसके आगे डायरेक्शन कौन सी लिखी? हाउस है वो तो। अरे ऊपर जब South हमने West, साउथ वेस्ट, सैटर्न के आगे साउथ वेस्ट राशि लिखी ना हमने, सॉरी हम्म उसकी हम्म डायरेक्शन। हम्म अगर ये व्यक्ति अपने घर की साउथ वेस्ट डायरेक्शन को अच्छे से मेंटेन करेगा, क्रिस्टल क्लियर रखेगा, तो इसको वेल्थ की प्राप्ति होगी। और अगर वहां पर गलती से टॉयलेट बना दी तो वेल्थ आनी तो छोड़ो, जितनी है वो भी चली जाएगी। समझे? नहीं समझे? नहीं समझे? इसी चार्ट में 11th हाउस में सन को लिख दो। अब सन कौन सी राशि में बैठा है? कन्या में। 6 नंबर राशि में बैठा है। अब सन को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ कौन से घर से मिलती है? कौन सा नंबर लिखा हुआ है उसके आगे? 10th house, 10th। अब सन की नेटल पोजीशन पे फिंगर रख के वो घर काउंट करो जहां से सन को 10th नंबर मिलता। तो 8th house, हाँ जी? 8th house, नहीं मैम, कैसे? 11th हाउस में सन लिखा हमने, तो 8th हाउस से सन काउंट करोगे तो कितना आएगा? वो तो 4th पोजीशन आएगी। 10th पोजीशन सिक्स्थ काउंट करनी है, 10th 10th। 6th हाउस आएगा ना। अरे यार, 6 से अगर 11वें पे जाओगे तो 6 ही तो आएगा, 10 कहां से आएगा? तो 10 फिफ्थ। काउंट करना है ना भाई। अरे भाई, मेरी बात सुनो, मैं शायद हिंदी में बताने की कोशिश कर रहा हूं। सन जहां पर बैठा है उस पोजीशन पे फिंगर रख के उसको 10 लिख लो, और 10 से उल्टा आओगे तो 1 कहां पे आएगा? जहां से आप काउंट करके सन पे 10th पहुंचोगे। भाई दूसरे घर से काउंट करोगे तो सन 10वें पोजीशन पे नहीं आ जाएगा? आपने second, अब समझे, सन को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ जो मिल रही है वो 10वें घर में मिल रही है। तो जिस घर में सन बैठा है वहां से जब आप काउंट करोगे उस घर को जहां से सन 10th में पहुंच जाए, वो कौन सा घर है? सेकेंड हाउस। सेकेंड हाउस में राशि कौन सी है? 9। 9 number Sagittarius, 9th। यानी कि उस राशि को एक्टिवेट करने से आपके प्रोफेशन को बल मिल जाएगा। क्यों? सन कौन सा लॉर्ड है यहाँ पे? 10th लॉर्ड है। तो आपके प्रोफेशन में प्रॉब्लम आ रही है कहां पे? 10th हाउस में। 10th हाउस का मालिक कहां बैठा है? 11th हाउस में। उसको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ कहां मिल रही है? वो दिग्बली कौन से घर से काउंट करने पे होगा? दूसरे घर से काउंट करने पे होगा। दूसरे घर से जब आप सन को काउंट करोगे तो वो 10वीं पोजीशन बनती है। दूसरे घर में जो राशि है उस राशि की डायरेक्शन को यूज करने से
यानी कि अगर ये व्यक्ति अपने ऑफिस में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बैठकर काम करेगा तो इसके प्रोफेशन में इसको क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। अब कुछ समझ में आया? अभी भी समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हो। समझ में आया नहीं आया प्लीज क्लैरिफाई कीजिए। तो इस लास्ट वाला बता दीजिए जो आपने बोला कि यहाँ बैठ के काम करेगा तो उसको हाँ रुको रुको रुको, मैं आपके सामने लाइव चार्ट लगाता हूं किसी एक व्यक्ति का, जिसका आप चाहें। बोलिए किसका चार्ट लगाना है? मेरा लगा दो सर। आपका लगाते हैं जी। लो जी, ये चार्ट है आपके सामने मोनिका मैम का। अब ये चार्ट विजिबल है सबको? यहां पर 10th लॉर्ड कौन है ये बताओ? जुपिटर। जुपिटर। अब जुपिटर को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ कौन से घर से मिलती है? यानी कि जुपिटर जहां बैठा है उसी घर से उसको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलेगी। जुपिटर 4th हाउस में बैठा है। अब 4th हाउस को एक्टिवेट करने का एक तरीका यह है कि उसकी राशि को आप एक्टिवेट करो। इसकी राशि कौन सी है यहां पर 4th हाउस की? 6 नंबर राशि है। 6 नंबर राशि का मालिक कौन होता है? मरकरी। मरकरी के आगे कौन सी डायरेक्शन लिखी हुई है? नॉर्थ लिखा हुआ है। नॉर्थ। नॉर्थ। अगर ये व्यक्ति अपने ऑफिस में नॉर्थ डायरेक्शन में बैठकर काम करे तो इनका प्रोफेशन अच्छा जाएगा। क्लियर है? समझ गए बात को? चलो, अब अगर यहां देखो, पैसा, वेल्थ, वेल्थ चाहिए। वेल्थ कौन से घर से आती है? सेकेंड हाउस। यहां पर सेकेंड हाउस का लॉर्ड कौन है ये बताओ? मून। मून। मून कौन से घर में बैठा है? 7th हाउस। अब मून के आगे आपको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ जो लिखवाई है वो कौन से डायरेक्शनल स्ट्रेंथ लिखवाई है ये बताओ? नॉर्थ। नहीं नहीं नहीं, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ कितने घर से डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलेगी? अब 4th हाउस। मून पर अगर आप मून की नेटल पोजीशन पे फिंगर रखो, इसको पिन पॉइंट करके, कौन से घर से मून 4th बनता है? 4th से 4th बनेगा। यहां पे बैठा तो 4, इसको गिन लो, 3 2 1, 1 2 3 4, यानी कि कौन सा घर बन गया? 4th। 4th हाउस। अगर ये व्यक्ति अपने घर की नॉर्थ डायरेक्शन, क्यों नॉर्थ? क्योंकि 6 नंबर राशि है, मरकरी की है, और मरकरी की मर्क्यूरी को डायरेक्शन कौन नॉर्थ। सी होती है? नॉर्थ। नॉर्थ। अगर ये व्यक्ति अपने घर की नॉर्थ डायरेक्शन को क्रिस्टल क्लियर करके रखे तो इनको पैसा मिलेगा। अब अगर ये व्यक्ति नॉर्थ में कोई डस्टबिन, कोई ऐसा एंटी एलिमेंट्स, कोई टॉयलेट यहां बनवा दे तो इनका पैसा आने की बजाय सिंक कर रहा है। समझ में आई बात? एक एग्जांपल और लेते हैं। भाग्य की जागृति करनी है किसी को, भाग्य की, कहां से होगा? भाग्य कौन सा घर? भानु जी, और कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ भानु जी। हाँ जी, भानु प्रताप सिंह जी, भाग्य कौन सा घर? 8th हाउस। सर फोन आ फ्रेंड कर लीजिए, 10th 50-50 कर लीजिए, 10th हाउस। ऑडियंस पोल कर लीजिए सर। शुक्र है मैं YouTube पे रिकॉर्डिंग डालता हूं, मेरे को तो दुनिया बहुत मारे भाई साहब, कसम से। क्या पढ़ा रहे हो? चलो, आप अपने आप को म्यूट करो और सुनो जरा, थोड़ा सा इधर ध्यान देंगे। संदीप जी प्लीज थोड़ा सा हेल्प कीजिए। भाग्य कौन सा घर? 9th। 9th हाउस।
भाई किसी को डाउट है कि भाग्य 9th हाउस नहीं होता? किसी को नहीं। डाउट है तो बताओ, हम घर चेंज कर देंगे अब। भाग्य 9वें घर से। 9वें घर का मालिक कौन है जी? सैटर्न। सैटर्न। सैटर्न कहाँ बैठा है? फोर्थ फोर्थ हाउस में। हाउस। अब सैटर्न के आगे डायरेक्शनल स्ट्रेंथ कितने नंबर की लिखी हुई है? 7th। अब कौन से घर से काउंट करें कि सैटर्न यहां पर 7th हाउस बन जाए? 7, 6, 5, 4, 10th 3, हाउस से। 2, 1। 10th हाउस से। 10th हम्म। हाउस में राशि कौन सी है? जुपिटर। पाइसेस। पाइसेस। पाइसेस की राशि सर। हम्म। पाइसेस की राशि, यानी कि इसका मालिक कौन होता है? जुपिटर। जुपिटर। जुपिटर की राशि कौन सी होती है? नॉर्थ ईस्ट। हम्म। अगर ये व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट में बैठकर ध्यान करे या नॉर्थ ईस्ट को साफ सुथरा रखे या वहां मेडिटेट करे, तो क्या इनको भाग्य की प्राप्ति होगी? बिल्कुल। यही फंडा है सर, ये डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है। आपने जुपिटर का कौन सा हाउस लिखवाया था? फर्स्ट हाउस। फर्स्ट ना? फर्स्ट फर्स्ट। ना? जी। मरकरी का भी फर्स्ट है। मरकरी का भी फर्स्ट है। अब ये चीज आपको सीधा सीधा वास्तु एक्सपर्ट बनाती है। आप किसी के घर में गए, व्यक्ति बोलता प्रॉब्लम है क्या? फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, पैसा नहीं है। क्या प्रॉब्लम है? पैसे में। पैसे में प्रॉब्लम ये है, बैंक अकाउंट में पैसा नहीं टिकता। कौन सा घर? सेकंड हाउस। सेकंड हाउस का लॉर्ड पकड़ो, कहाँ बैठा है? तो उसकी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ कितनी है? उस घर से उतने काउंट करो जहां उसको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिल रही है। उस घर के अंदर जो राशि है उसको एक्टिवेट कर दो, काम हो जाएगा। एक पत्रिका बनाओ, अब इसका आंसर सभी देना। एक पत्रिका बनाओ, मेष लगन की पत्रिका बनाओ। भानु जी, इसका मतलब मैं पढ़ाने में कहीं कच्चा रह गया जो अब तक घर नहीं पकड़ पाया यार, कि भाग्य कौन सा घर से आएगा। आप इसमें 11th हाउस में वीनस को लिख दीजिए। अब यहां पर व्यक्ति को पैसा चाहिए, कौन सा घर? हाँ जी। सेकंड। सेकंड सेकंड। हाउस। सेकंड हाउस। सेकंड हाउस का लॉर्ड कौन है? वीनस। कहाँ बैठा है? 11th हाउस में। वीनस को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ कहाँ से मिलती है? कौन से घर से फोर्थ मिलती हाउस। है? कहाँ से काउंट करेंगे कि वीनस को जहां बैठा हुआ है वो फोर्थ बन जाए? 8th हाउस। 8th हाउस से। 8th हाउस में जो राशि है वो कौन सी है? स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो राशि 8 नंबर राशि कहां से आएगी? साउथ डायरेक्शन मंगल की। साउथ डायरेक्शन में। अगर साउथ डायरेक्शन में व्यक्ति उसको क्लियर कर रखे, टॉयलेट ना हो, डस्टबिन ना हो, ये चीजें ना हो, तो क्या व्यक्ति को वेल्थ मिलेगी? मिल जाएगी। इस डायरेक्शन में टॉयलेट नहीं बनाना है गलती से भी। अब क्लियर है? डायरेक्शन स्ट्रेंथ पे काम कर लोगे। अब किसी को जॉब में प्रॉब्लम आ रही है, तो जॉब के लिए कौन सा घर देखोगे? 6th हाउस। 6th हाउस। 6th हाउस का लॉर्ड जहां बैठा होगा उसको जहां से डायरेक्शन स्ट्रेंथ मिलेगी, उस राशि की डायरेक्शन को क्लियर करने से व्यक्ति की प्रॉब्लम खत्म।
ठीक है, समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन या डाउट? किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट? जैसे अभी हम सब में ये कह रहे हैं कि हम उस पर्टिकुलर डायरेक्शन को हम क्लीन कर दें और तो हमें वो बेनिफिट मिलेंगे। तो क्या कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं कि अगर हम वो चीज़ें वहाँ पे रख दें तो जिससे उस पर्टिकुलर डायरेक्शन को और स्ट्रेंथ मिल सके? क्लीन तो हो ही गया, कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं क्या जिसमें हम वो चीज़ें रख दें तो वो ऑटोमेटिकली उसके जैसे साउथ में है तो हम कुछ साउथ में उससे रिलेटेड कुछ रख दें तो उसको और डबल बेनिफिट मिल सके? सर, शोध का विषय है, ये रिसर्च का विषय है, करके हम्म। देखो, अगर रखेंगे रिजल्ट्स मिलेंगे। वीनस है, वीनस को डायरेक्शन मिल रही है साउथ से। तो साउथ में उससे रिलेटेड हम कुछ रख सकते हैं? रख सकते हैं। क्लीननेस तो नो डाउट बेनिफिट होता क्लीननेस है। इसलिए होगा, क्लीनिनेस से आप उस चीज को, उस एरिया को अगर एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दोगे तो वो चीज, उसकी एनर्जी डेवलप हो जाएगी ना। हाँ। जब उसकी एनर्जी को मिल गया, एक बूस्टअप मिल गया, तो वो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ कहां जाके हिट करेगी? उस घर से डायरेक्शनल स्ट्रेंथ वहां जाके करेगी जहां उसका प्लेनेट बैठा है। बस एनर्जी डेवलप करनी है। अब इस एनर्जी वाले डेफिनेशंस को शायद इस आपसे बेटर कोई समझ नहीं पाएगा, क्योंकि आप ऑरा को पढ़ते हो, अच्छे से समझ सकते हो। तो ये सब एनर्जीज का खेल है। अब हम्म। वास्तु को अगर आप वैसे करना चाहो तो डिफरेंट थिंग है, और यहां से करना चाहो तो आपकी कुंडली बताती है कि कहां से आपको कौन से डायरेक्शन से क्या मिले। ठीक है जी, यहां तक का सफर जो था हमारा लॉजिकल, जिसके अंदर हमने वास्तु के कंसेप्ट्स को भी समझा, डायरेक्शंस को भी समझा, दिग्बल को भी समझा, और बहुत सारी चीजों को समझा। 5 दिन है, प्रैक्टिस कर लेना, अच्छे से जम के प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट मंडे वी विल डू वर्षफल, तिथि प्रवेश जिसको बोलते हैं। जन्मदिन कब मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, वो सब कुछ उसमें आएगा। 2 दिन की क्लास हम वो करेंगे, मंडे ट्यूसडे। फिर उसके बाद हम लोग करेंगे प्रश्न कुंडली, फिर डाउट सेशन देन प्रश्न कुंडली। एक दिन पूरा हम लोग का डाउट सेशन, देन प्रश्न कुंडली। फिर उसके बाद नक्षत्रा का कर लेंगे, एक दिन नक्षत्रा में लगा लेंगे, नक्षत्रा से कैसे क्या क्या किया जाता है। फिर आगे प्रभु इच्छा, उसके बाद जय मेडिकल माता दी। एस्ट्रोलॉजी। वो तो सर कभी भी कर लेंगे, जब कहोगे तब कर लेंगे। मेडिकल जरूर हाँ करेंगे, हाँ, ठीक। जरूर करेंगे। वो एक अभिन्न अंग है, उसके लिए तो प्रतिबद्ध है हम कि भाई कोई भी व्यक्ति आता है तो उसके लिए हमें करना है, उसको कर लेंगे डेफिनेटली। ये चीजें हो जाएंगी। फिर थोड़े दिन का रेस्ट और फिर केपी स्टार्ट। अभी तक का किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन या किसी प्रकार का कुछ और?